merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your physics teacher, Umma Manzoor. I'm going to deliver an MDCAT lecture number 2. Students, this lecture is related to the unit electrostatics और उसकी आज हम सेकेंड डिवीजन को डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स या कंटेंट्स क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैपेसिटर, जिसका दूसरा नाम कंडेंसर भी लिया जाता है. सेकेंडली स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. थर्डली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन डिटेल, इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स और इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली बिकॉज ये एनएमडीकैट की आउटलाइंस में शामिल नहीं है, लेकिन फॉर द सेफ साइड हम इसको डिस्कस करेंगे बड़ा सरसरी सा. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. लास्ट पे देखेंगे आज के लेक्चर में हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कैपेसिटर की वो कैसे होती है. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज कैपेसिटर या कंडेंसर. कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? एक सिंपल सी अगर इसकी डेफिनेशन की जाए तो कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है. हर वो डिवाइस जो है उसको कैपेसिटर या कंडेंसर बोला जाएगा जो चार्ज को स्टोर कर सकता है. इसको और इसकी रिफाइंड एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स कर लेते हैं. कैपेसिटर हमारे पास क्या है? टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है. पहला इसमें इस डेफिनेशन में एक एमसीक्यू हमें मिल गया. कैपेसिटर जो है वो कितने कंपोनेंट्स वाला, कितने टर्मिनल्स वाला कंपोनेंट है? टू टर्मिनल कंपोनेंट है. और किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दूसरा एमसीक्यू हमें इस डेफिनेशन में से मिल गया. क्या है वो एमसीक्यू? कैपेसिटर जो है वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करेगा अपने अंदर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और अगला एमसीक्यू स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन में से, इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो किस चीज में एनर्जी स्टोर करेगा? वो स्टोर करेगा इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. और लास्टली हम इसी डेफिनेशन में एक और पॉइंट जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं. कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा, लेकिन किस की वजह से स्टोर करेगा? बिकॉज ऑफ द चार्ज स्टोरेज. जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 एमसीक्यूज फिर बन गए इस डेफिनेशन में से. पहला एमसीक्यू कैपेसिटर जो है वो टू टर्मिनल कंपोनेंट है. दूसरा एमसीक्यू हमारे पास जो है वो क्या है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है. तीसरा एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना कि कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें स्टोर करता है? इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. और लास्ट हमारे पास एमसीक्यू फिर क्या बन गया? कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द चार्ज स्टोरेज. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स अज्यूम ये हमारे पास जो है वो एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, और इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया. अब स्टूडेंट्स होगा क्या? यहाँ पे हमारे पास जो है बैटरी में से अगर कन्वेंशनली बात की जाए, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बैटरी में से फ्लो करेंगे और यहाँ पे सर्किट में मूव करते करते कैपेसिटर की एक प्लेट पे आ जाएंगे. लेट्स अज्यूम पहला पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट पे बैटरी की वजह से जब पहुंचा, तो इस प्लेट पे पहुंचने के बाद जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वाला जो गैप है, उस गैप को वो चार्ज जो है वो कवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो गैप जो है वो क्या है? एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर में से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. इसका मतलब है जब बैटरी के इस टर्मिनल से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो ये वाला चार्ज यहीं पे जो है वो स्टिक कर जाएगा. अब होगा क्या? सामने वाली प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा और उस फिनोमिना की वजह से क्या होगा? इस पे चार्जेस जो हैं वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इनर साइड पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस प्लेट की आउटर सरफेस पे चला जाएगा. तो होगा क्या फर्दर ऑन? ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो होगा, बैटरी इस वाले पॉजिटिव चार्ज को जो है कैपेसिटर से छीन लेगी. एज अ रिजल्ट होगा क्या?
यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज जो था वो डिपॉजिट कर दिया था। एट द वेरी सेम टाइम सेकेंड वाली प्लेट से जो है वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी ने वापस छीन लिया था। तो बैटरी के पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बैटरी के अंदर चार्जेस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पे पड़ेगा, यहां पे दोनों प्लेट्स का अगर स्टेटस देखा जाए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी प्लेट पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। यूं हम कहेंगे कि बैटरी ने क्या करना शुरू कर दिया है, इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया है। और चार्जिंग मैकेनिज्म के दौरान में कौन सी वाला फिनोमेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो उसके बाद जो है सामने वाली प्लेट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना था उसने रोल प्ले किया था और चार्जेस को वहां पे इंड्यूस किया था और फर्दर ऑन हमारा प्रोसेस ये कंटिन्यू हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा एमसीक्यू वाइज, चार्ज इज स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किस फिनोमिना की वजह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फर्दर एक और पॉइंट याद रखिएगा, चार्ज फ्लोज एज लॉन्ग एज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। मतलब बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है, लेट्स अज्यूम इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। कैपेसिटर की प्लेट्स की अगर बात की जाए, दोनों प्लेट्स पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल हो गया इनिशियली 0 वोल्ट। अब जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, 1 वोल्ट होगी, 2 वोल्ट होगी एंड सो ऑन। जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस मींस 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सर्किट में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। वजह क्या होगी, चार्ज फ्लो करने से मुराद क्या होता है, करंट फ्लो करना। और करंट कब फ्लो करता है सर्किट में, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक कंडीशन सर्किट में क्लोज पाथ अवेलेबल हो और दूसरी कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब पॉसिबल है कि सर्किट में से कॉन्टिन्यूअस करंट पास करे। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जब पोटेंशियल बैटरी का और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है दोनों बराबर हो जाएंगे 10 वोल्ट पे, तो उस केस में क्या होगा, सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो चार्ज जो है वो फर्दर फ्लो नहीं कर पाएगा। हम बोलेंगे उस सिचुएशन में ये वाली बैटरी जो भी कनेक्टेड है, इसने कैपेसिटर को जितना भी चार्ज करना था वो बैटरी अपनी कैपेसिटी में कैपेसिटर को चार्ज कर चुकी है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, चार्ज जो है वो फ्लो कब तक करता है, एज लॉन्ग एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो आपस में बराबर ना हो जाए। फर्दर पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज, ये Q यहाँ पे क्या है, इट इज चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, is directly proportional to potential difference built between the capacitor plates। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, हमारे पास आएगा Q is equals to CV। इस रिलेशन में Q क्या है, चार्ज ऑन ईदर प्लेट। ये दोनों प्लेट्स का स्टूडेंट्स चार्ज नहीं है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। C यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और V क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो Q है ये चार्ज है ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम बात करेंगे नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो नेट चार्ज हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, चाहे कैपेसिटर फुली चार्ज है चाहे कैपेसिटर अनचार्ज है, नेट चार्ज कैपेसिटर पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसकी वजह यह है कि जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा अगर कैपेसिटर चार्ज है, उतना ही दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। जब नेट चार्ज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें Q वर्सेस V, तो Q वर्सेस V रिलेशन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है। तो ग्राफ क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो दोनों एक्सिस के दरमियान में इंक्लाइंड होगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए C और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे Q प्लॉट कर लिया जाए या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में से कोई एक चीज प्लॉट की जाए, तो याद रखिएगा ग्राफ हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ हमें बताएगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी जब हम क्या करेंगे, जब हम Q की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे इसको याद रखने का ये भी एक तरीका है कि C की वैल्यू क्यों सेम रहेगी। उसकी वजह यह है कि C इस फॉर्मूले के अंदर अपीयर हुआ है एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उस फॉर्मूले के किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता।
या दूसरी तरह से इसको याद रखा जा सकता है, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो चार्ज स्टोर की वैल्यू भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगी। जब यहां से C को सेपरेट करेंगे तो C किसके बराबर आएगा, Q ओवर V। Q भी अगर सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, V भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, दोनों की रेशो से आंसर सेम आएगा। सो इसका मतलब है कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान बिल्ड होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस पे, और ना ही कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी कितना चार्ज स्टोर हुआ है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देख लेते हैं कैपेसिटर का AC और DC बिहेवियर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब DC कनेक्ट किया जाता है या बैटरी या सेल कह लें कनेक्ट किया जाता है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो हमने याद रखनी है MCQ पर्सपेक्टिव में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्योर DC जो है उसके लिए अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। टाइम पीरियड DC का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जब हम DC की बात करते हैं तो हमारी मुराद प्योर DC की होती है, और प्योर DC उस करंट को बोलते हैं, उस डायरेक्ट करंट को बोलते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो सर्किट के अंदर। बहरहाल याद रखिएगा DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, DC का टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट होता है। अगर फ्रीक्वेंसी DC की 0 है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये एक टर्म हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बेशक आप भूल भी जाएं लेकिन इसकी वैल्यू याद रखिएगा। कैपेसिटर जो है वो DC के लिए कितनी रिएक्टेंस ऑफर करता है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1/0 जो है वो बन जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो कितनी रिएक्टेंस जो है वो DC को ऑफर करेगा, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रिएक्टेंस इसको कह लें, या आसान तरीन अल्फाज में इसको कह लें, ये कैपेसिटर की एक तरह से रेजिस्टेंस है। तो अगर कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा DC को, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस DC जो है वो कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर सकता। या हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं, कैपेसिटर जो है वो DC के लिए किसके तौर पे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट उस सर्किट को बोला जाता है स्टूडेंट्स जो सर्किट क्या करे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करे किसी करंट के रास्ते में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, पल्सेटिंग DC जो है वो फ्लो कर सकता है कॉन्टिन्यूअसली कैपेसिटर में से, और पल्सेटिंग DC जो है इस तरह की DC को बोला जाता है, ये DC हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था, उस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करते हैं। जब हम फुल ब्रिज रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, उसकी आउटपुट में हमारे पास कौन सा करंट आता है, दैट इज पल्सेटिंग DC। तो याद रखिएगा पल्सेटिंग DC जो है वो कैपेसिटर में से कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर सकता है। इसकी फर्दर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये MCQ पॉइंट्स हम याद रखेंगे। प्योर DC के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करता है या उसको कॉन्टिन्यूअसली फ्लो नहीं करने देता, और पल्सेटिंग DC को कैपेसिटर जो है वो फ्लो करने देता है। अगर AC बिहेवियर की बात की जाए, कैपेसिटर के क्रॉस स्टूडेंट्स जब कनेक्ट करेंगे AC सोर्स, तो AC सोर्स की चूंकि फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती, टाइम पीरियड इन्फिनिट नहीं हो सकता। अगर टाइम पीरियड इन्फिनिट नहीं है तो इसका मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगी वो भी इनफाइनाइट नहीं आएगी, सारी वैल्यूज डिनोमिनेटर में फाइनाइट हैं, और सो हमारे पास XC की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट नहीं होगी, उसकी वैल्यू कोई डेफिनेट होगी। सो यहाँ पे हमारे पास कमेंट क्या आएगा, AC जो है वो फ्लो कर सकता है कॉन्टिन्यूअसली थ्रू कैपेसिटर। और कैसे फ्लो करता है ये भी पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। जब AC अपना एक साइकिल पूरा करता है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा कैपेसिटर 2 दफा चार्ज होता है और 2 दफा डिस्चार्ज होता है। तो यूं भी MCQ में पूछा जा सकता है कि AC के एक साइकिल के अंदर कैपेसिटर कितनी दफा चार्ज होता है, कितनी दफा डिस्चार्ज होता है। 2 दफा कैपेसिटर चार्ज होता है, 2 दफा डिस्चार्ज होता है। इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में चार्जिंग होगी, देन डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग और फिर डिस्चार्जिंग होगी। सेम पैटर्न पे स्टूडेंट्स अगर हम इस पल्सेटिंग DC में भी बात करें, पहले वाले क्वार्टर के अंदर चार्जिंग होती है, दूसरे क्वार्टर में डिस्चार्जिंग, और ये पैटर्न जो है वो अल्टरनेटिवली रिपीट करता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया DC बिहेवियर और AC बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसमें हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस है क्या, और ये डिपेंड किस चीज पे करेगी और किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। तो आइए देखते हैं कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स क्या है। इट इज एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उस एबिलिटी का नाम है। तो कैपेसिटर की इस एबिलिटी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। अगर मैथमेटिकली लिखा जाए, C के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बराबर होगी Q/V, और यहां से अगर इसके यूनिट्स को डिड्यूस किया जाए, चार्ज के यूनिट हमारे पास कूलम है,
पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स क्या हैं, वोल्ट्स हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कैपेसिटर की प्लेट्स पे 1 कूलम चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो, तो हम कहेंगे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 फैरेड। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के स्टैंडर्ड यूनिट्स भी आ गए, ऐसे यूनिट्स आ गए फैरेड के। और फैरेड किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू कूलम पर वोल्ट। और 1 फैरेड की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम चार्ज स्टोर जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कितना किया जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा। यहां पे स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा, फैरेड जो कैपेसिटेंस का यूनिट है ये काफी बड़ा यूनिट है। अगर हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो अमूमन माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड के यूनिट्स को यूज किया जाता है। अब माइक्रोफैरेड में क्या किसके बराबर होगा, माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड के, ये भी याद रखिएगा। पिकोफैरेड किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 फैरेड के। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। फर्दर यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस तरह से कि माइक्रोफैरेड ओवर पिकोफैरेड की रेशियो किसके बराबर है। तो यहां पे आपने सिंपली कैसे सॉल्व किया करना है, माइक्रो की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 10⁻⁻⁶, पिको की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻12। दोनों की रेशियो लेंगे, ऊपर जाके 10⁻⁻12 प्लस बन जाएगा, -6 + 12 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻6। और फैरेड डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी रेशियो हमारे पास आएगी 10⁻6। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साथ में यूनिट्स मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड की रेशियो, या इससे रेसिप्रोकल अगर पिकोफैरेड टू माइक्रोफैरेड की रेशियो पूछेगा तो आंसर में 10⁻+6 की बजाय स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 10⁻⁻6। इसी तरह कोई और प्रीफिक्स जो है वो कैपेसिटेंस के यूनिट के साथ अटैच करके उसकी भी वैल्यू पूछी जा सकती है। और सिमिलरली कोई 2 प्रीफिक्सेस और उनके साथ कैपेसिटेंस के यूनिट्स को लगा के रेशियो पूछी जा सकती है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे करती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे, कि कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप क्या है। सेकंड थिंग जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। थर्ड थिंग जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट्स। और लास्ट थिंग जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी दैट इज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। ये चारों चीजें जो हैं वो याद रखेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग जो है वो कैपेसिटेंस जो है उसकी क्या डिपेंडेंस होगी ये फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स की जहां तक बात है तो ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स के हवाले से हमारे कोर्स के अंदर जो डिस्कस की गई है ज्योमेट्री दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम सिर्फ जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही ऑनवर्ड फोकस करेंगे। बहरहाल ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास अगर शेप जो है वो प्लेट्स की चेंज कर दी जाए तो कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पहले से मुख्तलिफ आएगी। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस जो है इट डज नॉट डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट वर्डिंग डज नॉट लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंस पैरामीटर्स नहीं है। कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, इसमें याद रखिएगा कैपेसिटेंस थिकनेस ऑफ द प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं करती और कैपेसिटेंस जो है वो मेटल ऑफ द प्लेट्स पे भी डिपेंड नहीं कर रही होती। जो मर्जी मेटल ऑफ द प्लेट्स हो, अगर दो प्लेट्स जो हैं उनका साइज सेम है, उनकी डायमेंशंस बाकी सारी सेम हैं, तो जितने जो हैं वो चावल एक प्लेट में आ सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के दूसरे वाली प्लेट किस चीज की बनी हुई है, उतने ही चावल जो हैं वो दूसरे वाली प्लेट के अंदर भी आएंगे। इसका मतलब है चावलों को आप एज्यूम कर लें ये किसके तौर पे यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं, एज चार्ज। तो इसका मतलब है सेम हमारे पास कैपेसिटर में भी ट्रू होगा। अगर दो डिफरेंट मेटल्स हम यूज कर लें लेकिन डायमेंशंस जो हैं वो प्लेट्स की सेम हो तो चार्ज जो स्टोर होगा उसकी वैल्यू दोनों केसेस में सेम आएगी। तो ये वाले पैरामीटर्स दोनों याद रखिएगा, इन पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड नहीं कर रही होती। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी वो इन केस ऑफ वैक्यूम, अगर प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो तो उस केस में कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो देख लेते हैं इसको। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर प्लेट्स के दरमियान जो है वो वैक्यूम हो और हम यहाँ पे डिस्कशन जो भी यहाँ पे ऑनवर्ड करेंगे ये हम डिस्कशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं
फॉर आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लिया और बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर लिया। जहां तक ताल्लुक है कि बैटरी के साथ अगर कनेक्टेड हो चीज तो उस केस में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस होंगी उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइमिंग जो डिस्कशन है ये नोट भी कर लीजिएगा, ये डिस्कशन किसके लिए है, फॉर आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। उसके लिए पहले वैक्यूम वाला केस डिस्कस करेंगे, देन डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले वैक्यूम केस, वैक्यूम के केस में चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल्स टू अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये क्या है, चार्ज ओवर एरिया। तो ये एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में होगा। यहां से एमसीक्यू वाइज पोटेंशियल डिफरेंस देके डिस्टेंस देके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यूनिट्स याद रखिएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये वाला फॉर्मूला जो है वो बता रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स पे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ द प्लेट्स को इंक्रीज करेंगे, जितने प्रोपोर्शन से एरिया बढ़ाएंगे, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो उतने ही प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो जाएगी। अगेन ये वही एनालॉजी है कि हमारे पास अगर प्लेट्स जो हैं वो दो हों और एक प्लेट जो है वो छोटे एरिया वाली हो, दूसरी प्लेट जो है वो बड़े एरिया वाली हो, तो डेफिनेटली बड़े एरिया वाली प्लेट के अंदर जो है वो ज्यादा चावल आएंगे, ज्यादा बिरयानी आएगी, और छोटे वाली जो प्लेट होगी उसका चूंकि एरिया स्मॉलर है उसके अंदर कम चावल कम बिरयानी आ सकती है। सेम इज द केस विद द कैपेसिटर, जितना कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है उसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो सकता होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जितना ज्यादा करेंगे कैपेसिटेंस जो होगी, कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो होगी वो उतनी क्या होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी। इसकी फिजिकल रीजन की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो ज्यादा करते जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना जो है उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो लेस सूटेबल होती जाएंगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए कंडीशंस लेस सूटेबल होंगी, हमारे पास जो होगी सिचुएशन, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डबल किया जाएगा कैपेसिटेंस हाफ होगी, एरिया डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी, मींस डबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर हम प्लेस कर दें डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, अगर स्टूडेंट्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जाए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, तो इस केस में क्या क्या चीज चेंज होगी, मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एनर्जी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा वैक्यूम वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होगा, इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और किस चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी इंसुलेटर मीडियम जो है बिटवीन द प्लेट्स उसको इंसर्ट किया है। इसी तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की बात की जाए स्टूडेंट्स याद रखिएगा इट विल बी इक्वल्स टू V ओवर एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू चूंकि 1 से ग्रेटर होती है तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी वैल्यू पहले की निस्बत स्मॉल हो जाएगी। इसी तरह से एप्सिलॉन आर चूंकि यहाँ पे भी 1 से ग्रेटर है, जब V की वैल्यू कोई भी यहाँ पे वैल्यू इसकी प्लग इन करेंगे, लेट्स से V 10 वोल्ट था इनिशियली वैक्यूम के केस में, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं 2 है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे मीडियम के केस में कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 वोल्ट आएगी। कहने का मतलब ये है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें, जब मीडियम प्लेस करेंगे तो उसके एप्सिलॉन आर फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस, एप्सिलॉन आर फैक्टर से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ पहले से वीक हो जाएगी। इसकी फिजिकल रीजन जो है वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में। बहरहाल ये फॉर्मूला ही आप याद करेंगे, एमसीक्यू वाइज यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज देके आपको पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द मॉडिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इंसर्टिंग द मीडियम और व्हाट विल बी द मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है मीडियम के केस में, C प्राइम इसको लिख लेते हैं, ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। A एप्सिलॉन नॉट ओवर D ये क्या चीज है, इट इज द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे क्या आएगा, C प्राइम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R मल्टीप्लाइड बाय C
ये C क्या है, वैक्यूम के केस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। यहाँ पे फर्दर मोर याद रखिएगा जो एप्सिलॉन आर है, मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ये चीज हम कुलॉम्स लॉ में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस मीडियम के केस में आएगी, मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस होगी इट विल बी ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू द वैक्यूम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं, वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस 10 थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस मीडियम के केस में आएगी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 20, और 20 डेफिनेटली ग्रेटर वैल्यू है एज कंपेयर टू 10 जो कि क्या थी, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ द वैक्यूम। तो यहाँ पे याद रखिएगा मीडियम प्लेस करने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है एप्सिलॉन आर फैक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कम हो जाते हैं। फर्दर याद रखिएगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाए तो इट इज रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम, सी प्राइम वाली टर्म जो है वो मीडियम के केस में है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम। और फर्दर मोर याद रखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है फॉर एयर, अगर एयर की बात की जाए तो एयर का एप्सिलॉन आर जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तकरीबन क्या होता है, 1 के बराबर, एग्जैक्टली स्पीकिंग 1.0006 होता है, और हमारे पास अगर इसको लूजली देखा जाए ये 1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। इसका मतलब है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर वैक्यूम हो या एयर भी इवन हो तो दोनों के केसेस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी यही रहेगी। फर्दर मोर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास अगर एयर के अलावा कोई भी मीडियम हो तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, और उसके लिए जो है फॉर श्योर क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी मीडियम के केस में एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो इंक्रीज हुई थी उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकली क्या उसकी रीजन है कि कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पे क्यों बढ़ जाती है। तो उसमें याद रखिएगा कैपेसिटेंस जो है इंक्रीजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये स्ट्रेट अवे एमसीक्यू में आता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्यों इंक्रीज करती है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से। तो याद रखिएगा इसका 1 सेंटेंस आंसर क्या है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, ये स्टूडेंट्स अज्यूम कर लें हमारे पास क्या है, एक चार्ज कैपेसिटर है, ये रेड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम था। ये ब्लैक बॉक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं था तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स था ई वेक्टर। अब जब ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो ये बाय नेचर अगर इसकी बात की जाए ये है तो इंसुलेटर, इसमें से चार्जेस पास तो नहीं कर सकते, लेकिन होगा क्या, इसके अंदर चार्जेस जो होंगे वो चार्जेस एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से कि पॉजिटिव प्लेट जो है उसकी अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव वाला चार्ज जो होगा किसी एटम मॉलिक्यूल में वो सारे का सारा जो है उसी एटम के अंदर रहते हुए कंसंट्रेट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसी एटम का वो कंसंट्रेट हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यूं क्या होगा, ये वाला चार्ज इसके पास तो नहीं जा सकेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस प्लेट पे तो नहीं जा सकेगा, लेकिन होगा क्या, एटम जो है वो बिहेव करना शुरू कर देगा एक डाइपोल के तौर पे। मतलब एटम जो है उसके अंदर जो है वो क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गई है, उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अब होगा क्या, अगर इस हम बात करें डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एग्जिस्ट करती हैं चार्जेस में। अगर इस फील्ड की बात की जाए और प्लेट्स का जो एक्चुअल फील्ड था इन केस ऑफ वैक्यूम, दोनों फील्ड स्टूडेंट्स क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों फील्ड्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे। एज अ रिजल्ट होगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जो कि बराबर है वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, और हम बात कर लेते हैं वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 10। तो जब नेट फील्ड निकालेंगे तो 10 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेट फील्ड का 8 आएगा, और 8 जो वैल्यू आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पहले वाले फील्ड जो कि 10 था उसकी निस्बत क्या हो गई है, कम हो गई है।
इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से वीक हो गया। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा प्लेट्स के दरमियान ये चूंकि बराबर होता है E मल्टीप्लाइड बाय D। हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स के E किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू V ओवर D। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E जो V ओवर D के बराबर था, V को सेपरेट करें तो V किसके बराबर आएगा, E मल्टीप्लाइड बाय D। अब मीडियम के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वीक हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इन केस ऑफ मीडियम क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि चार्ज स्टोर्ड की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बड़ी लॉजिकल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम डिस्कशन कर रहे हैं आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर की। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बावजूद इस प्लेट के ऊपर जो है वो अगर 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इस पे 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्जेस यहाँ पे फ्लो तो कर नहीं सकते। इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू फिर चेंज नहीं हो सकती आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर में आफ्टर इंसर्टिंग द मीडियम। तो यहाँ पे याद रखिएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, क्यू की वैल्यू बहरहाल क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है इसके अंदर क्या क्या चीज मॉडिफाई होती है, इसको क्विकली जो है वो समराइज कर लेते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो सिग्मा भी डेफिनेटली वीक होगा। सिग्मा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था क्या है, चार्ज डेंसिटी, या इसको चार्ज पर यूनिट एरिया बोला जाता है। अब इस सिग्मा कैसे डिक्रीज करेगा, इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगरचे चार्ज जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा, चार्ज जो है वो पहले से कम या ज्यादा नहीं हो रहा आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला चार्ज जो है ये नेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी कंट्रीब्यूशन पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। कुछ इसका फील्ड जो था वो जाया होना शुरू हो गया था अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल्स। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चार्ज तो उतना ही है, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन थी वो पहले से डिक्रीज की। अगर ये चार्ज की वो डिक्रीज करेगी कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिकली समझने की हद तक हम इसको यूं कह सकते हैं कि सिग्मा जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बहरहाल एमसीक्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, समरी हम कर रहे हैं जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज करता है। सिर्फ क्या करती है, इंक्रीज कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है, जबकि चार्ज स्टोर जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। इसको समराइज करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर हम इसकी रियल लाइफ एनालॉजी जस्ट फॉर इंटरेस्ट बनाना चाहें सो दैट की चीजें हमें याद रह सकें, तो वो ये बन सकती है कि जस्ट इमेजिन आप क्या हैं, कैपेसिटर हैं, और कौन से कैपेसिटर हैं, खाना खाने वाले, रोटी खाने वाले कैपेसिटर्स हैं। आपने लेट से इनिशियली जो है वो एक रोटी जो है वो खा चुके हैं, अब आपकी कैपेसिटी जो थी वो वहां पे जाके खत्म हो गई इन केस ऑफ वैक्यूम। अब आपने क्या किया, उसी सिचुएशन के अंदर जो है वो खाना खाने के बाद, एक रोटी खाने के बाद क्या किया, एक हाजमुला की गोली खा ली। अब हाजमुला की गोली यहाँ पे किसके तौर पे यहाँ पे जो है वो बिहेव करेगी, एनर्जी, ये हाजमुला की गोली बिहेव करेगी जस्ट लाइक अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो उसकी वजह से होगा क्या, आपके अंदर जो स्टोर्ड ऑलरेडी चार्ज था, जो आपने खाना खाया हुआ था, जो रोटी खाई हुई थी जिसको चार्ज के तौर पे ले रहे हैं, उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी, लेकिन वो हाजमुला क्या करेगी, आपकी कैपेसिटी को पहले की निस्बत क्या कर देगी, बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। सेम इज द केस विद द कैपेसिटर। यही एनर्जी कैपेसिटर के केस में है, जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी। बाकी चीजें जो हैं उसके रेसिप्रोकल मैनर में चेंज हो रही होती हैं। अकेली चीज जो चार्ज है उसकी वैल्यू याद रखिएगा सेम रहती है। क्यों सेम, क्योंकि ना तो बैटरी से चार्ज कोई आया फर्दर, क्योंकि बैटरी से कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड था, और ना ही बैटरी की तरफ या इंसुलेटर में से चार्ज पास किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्विकली कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स। अगेन जो है ये एनएमडी कैट के हमारे पास जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा आउटलाइंस के अंदर डायरेक्टली मौजूद नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेफ साइड, जस्ट फॉर द वर्स्ट केस कि अगर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाइज जो है वो पता होने चाहिए।
दो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे बेशक आप कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले ना याद करें, आप एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लें, उस ट्रिक के करस्पॉन्डिंग आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ट्रिक हमारे पास है KFC, जहां से हम बर्गर खाने जाते हैं। KFC में K क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? ट्रिक में K स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमारे पास F क्या है? इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और हमारे पास लास्ट पे जो C है, ये C किसको स्टैंड कर रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों के अगर कॉम्बिनेशंस आए, अगर स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस हो, लेंसेज के कॉम्बिनेशंस हो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट, या कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, तो याद रखिएगा तीनों के जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस होंगे उनके फॉर्मूलाइज जो हैं वो क्या होंगे? वो आपस में तो सेम होंगे, लेकिन क्या होंगे? वो रेजिस्टर से अपोजिट होंगे। मींस रेजिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूले हम सारों को याद होते हैं वही वाले सिर्फ फॉर्मूले याद करें, बाकी कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी फॉर्मूले उसके अपोजिट मैनर में यूज होंगे। कहने से मुराद जो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए थे वही वाले कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाई होंगे, और बाकी जो K और F और C के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोकल लेंथ है उनमें भी अप्लाई होंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस के जो पैरेलल के फॉर्मूले थे वो कैपेसिटर के केस में सीरीज में यूज होंगे। तो क्विकली देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए रेजिस्टर्स का पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/, वहां पे RE होता था, यहाँ पे CE आएगा, इज इक्वल्स टू 1/CE C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉलर होगी देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। कहने से मुराद सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस छोटी से छोटी जो होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे कम आया करेगी। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा, और रेजिस्टर्स के केस में हम करंट की बात करते थे, करंट सेम रहता था। फर्दर ऑन याद रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स n कैपेसिटर्स हों, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, तो उस केस में इक्विवेलेंट का शॉर्टकट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C/n। और फर्दर याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये है वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला, अगर हमारे पास जो है दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो सीरीज में और उनके अक्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए V, तो उस केस में अगर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल फाइंड करना हो तो वोल्टेज डिवीजन वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन वोल्टेज डिवीजन रूल में एक छोटा सा चेंज है जो रेजिस्टर की निस्बत यहाँ पे डिफरेंट है। वो क्या है? रेजिस्टर्स के केस में हम लिखा करते थे फॉर्मूला V1 इज इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 इंटू V। कैपेसिटर्स के केस में याद रखिएगा दो कैपेसिटर्स की बात हो रही है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो पहले वाले कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर होगा दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय दोनों की कैपेसिटेंसीज का सम मल्टीप्लाइड बाय द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस। फर्क क्या आया? वहां पे रेजिस्टर में V1 फाइंड करना था तो न्यूमिनेटर में R1 आया था, कैपेसिटर्स के केस में अगर V1 फाइंड करना है तो न्यूमिनेटर में C1 की जगह पे क्या आएगा? C2 आएगा। तो ये वोल्टेज डिवीजन याद रखिएगा, अगर V2 फाइंड करना है तो यहाँ पे C1 आ जाएगा, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की बात की जाए दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स के सीरीज वाले फॉर्मूले यूज होंगे, CE बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो ग्रेटर आएगी देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट में कोई भी बड़ी से बड़ी कैपेसिटेंस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में ग्रेटर आएगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम होता है। टोटल चार्ज स्टोर की बात की जाए, टोटल चार्ज स्टोर जो बैटरी से आएगा वो बैटरी वाला चार्ज किसके बराबर होगा? हर कैपेसिटर में जितना भी अलग अलग चार्ज होगा वो सारे चार्जेस को ऐड करेंगे तो बैटरी से आने वाला टोटल चार्ज बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल फैशन में दो चार्ज कैपेसिटर्स हों या एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो, या हमारे पास कोई भी सिचुएशन आ जाए, दो कैपेसिटर्स को जब एक दूसरे के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास नेट वोल्टेज जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नेट वोल्टेज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए
कि दो चार्ज कैपेसिटर थे, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, उसको हमने जिस बैटरी से चार्ज किया था उसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 था। दूसरा कैपेसिटर C2 कैपेसिटेंस वाला है, इसको दूसरी बैटरी से चार्ज किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 था। अब दोनों को चार्ज करने के बाद एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, दोनों के क्रॉस जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा, चार्जेस दोनों के दरमियान दोबारा से शेयर हो जाएंगे। अगर किसी के पास ज्यादा चार्ज है वो दूसरे के साथ शेयर करके दोनों एक दूसरे के बराबर चार्ज कर लेंगे और अल्टीमेटली अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, यहाँ पे चार्जेस की शेयरिंग होने के बाद क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला हमारे लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। तो यहां से अगर V को सेपरेट किया जाए, V बराबर आएगा Q डिवाइडेड बाय C के बराबर आएगा। तो उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लिया, दो कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड थे दोनों का चार्ज ऐड कर लें, दोनों चूंकि पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल उनका इक्विवेलेंट ले लें, दैट इज C1 प्लस C2। अब Q की जगह पे पुट किया जा सकता है CV जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस और मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर के लिए, Q2 की जगह पे आ जाएगा C2 मल्टीप्लाइड बाय V2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके स्टूडेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा अगर दो कैपेसिटर्स जो अलग अलग चार्ज थे उनको आपस में एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस सिस्टम का नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस सिचुएशन में हमने जो डिस्कशन की, यहां पे पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड है विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अदर कैपेसिटर। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला इस फॉर्म में एप्लीकेबल होगा। अगर स्टूडेंट्स यहां पे यूं होता कि इस कैपेसिटर की जो है कनेक्शन रिवर्स होते, मींस नेगेटिव प्लेट इस कैपेसिटर की हम कनेक्ट कर देते पॉजिटिव प्लेट ऑफ अपर कैपेसिटर, और पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर जो है इसको कनेक्ट कर देते नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। उस केस में फॉर्मूले में सिर्फ एक छोटा सा फर्क आना था, इस प्लस के साइन की जगह पे स्टूडेंट्स बस क्या आ जाना था, नेगेटिव का साइन आ जाना था। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी थी, अब क्या होना था, दोनों के दरमियान जब चार्जेस ने शेयर होना था तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कुछ चार्ज ने न्यूट्रलाइज हो जाना था। उस न्यूट्रलाइज को अकोमोडेट किया है हमने इस नेगेटिव साइन के अंदर, बाकी सारे का सारा फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो ये नेट वोल्टेज फाइंड करने के फॉर्मूला जो है आप याद करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड का स्टेटस क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जब कैपेसिटर को चार्ज कर लिया जाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट होती हैं, इक्वी डिस्टेंट होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर फील्ड की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। फर्दर मोर याद रखिएगा, अगर एजिस पे बात की जाए, एजिस के ऊपर जो है फील्ड लाइंस फ्रिंजिंग आउट होती हैं, उनकी शेप कर्व होती है, और फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, किसमें स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। इस चीज को हमने कैपेसिटर की एक डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था। एनर्जी के फॉर्मूलाए क्या होंगे, पहला फॉर्मूला हाफ Q इंटू V, Q कैपेसिटर की ईदर प्लेट का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। फर्दर दूसरा फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर है। तीसरा फॉर्मूला एनर्जी स्टोर का याद रखिएगा Q स्क्वायर ओवर 2C है। फोर्थ फॉर्मूला है हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A मल्टीप्लाइड बाय D। D यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और A क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ ईदर प्लेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी रिलेशन से प्रोपोर्शनैलिटी एनर्जी की डिस्कस की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पहले से डबल कर दी गई, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी का रिलेशन क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करेंगे तो 2 स्क्वायर, मतलब एनर्जी की वैल्यू कितने टाइम्स मॉडिफाई हो जाएगी, 4 टाइम्स जो है वो पहले से चेंज हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स एनर्जी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के अंदर कोई 2 पैरामीटर्स फिजिकल दे दिए जाएंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा जाएगा एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो इनमें से आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिस फॉर्मूले के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कंप्लीट डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटा गिवन हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन हो और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन हो,
तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जब गिवन होंगे तो एनर्जी फाइंड करेंगे हाफ CV स्क्वायर से। अगर चार्ज स्टोर्ड दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो तब फॉर्मूला हाफ QV यूज कर लेंगे। अगर चार्ज स्टोर्ड और कैपेसिटेंस दी जाएगी तब फॉर्मूला यूज कर लेंगे Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सारे फॉर्मूले आने चाहिए और न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव में जो डेटा गिवन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला चूज करके तो आंसर आपका क्विकली आएगा। लास्ट फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी एक टर्म हम डिफाइन करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही वाला फॉर्मूला जो एनर्जी का था इसमें A और D ये मिलके वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर बना देते हैं। तो एनर्जी को जब हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ मतलब AD के साथ तो हमारे पास यहाँ पे बाकी टर्म बच जाती है हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी रिलेशन एनर्जी डेंसिटी और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रखिएगा। एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। इसका मतलब E डबल करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी पहले से 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये चीज एक दफा फिर समराइज कर लेते हैं। इंसर्टिंग डायरेक्ट्रिक बिटवीन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन एनर्जी का पर्सपेक्टिव वहां पर डिस्कस नहीं कर सके थे। तो याद रखिएगा अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर हो उसकी प्लेट्स के दरमियान अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एनर्जी, ये चारों चीजों की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी और कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगी? बाय अ फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन R। और अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए स्टूडेंट्स तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट याद रखिएगा अगर जो है वो कैपेसिटर चार्ज तो है लेकिन वो बैटरी के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है। इस केस के बारे में स्टूडेंट स्पेशली याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट में मेंशन करे कि बैटरी परमानेंटली कनेक्टेड है तब आपने इस केस को यूज करना है। अदरवाइज अगर मेंशन ना किया जाए स्टेटमेंट के अंदर के कैपेसिटर आइसोलेटेड है या बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, जनरल केस जो है अंडरस्टूड जो होता है वो ये वाला केस है कि अगर वो मेंशन कर दे दी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा या चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं किया कि बैटरी के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, तो अंडरस्टूड है कौन से वाला केस हम अज्यूम करेंगे? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर वाला जो कि डिस्कनेक्टेड होता है बैटरी से। बहरहाल यहाँ पे भी पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर कैपेसिटर कॉन्टिन्यूअसली बैटरी से कनेक्टेड हो उस केस में चार्ज की वैल्यू, कैपेसिटेंस, सिग्मा और एनर्जी ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज करती हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। चार्जिंग के अंदर पहली टर्म याद करेंगे जी, चार्जिंग में हमारे पास जो है टर्म आती है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या है? वो वाला टाइम जिस टाइम में कैपेसिटर 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज जो है वो स्टोर कर ले और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है T इज इक्वल्स टू RC। यहां से MCQs जो है वो डिड्यूस किए जा सकते हैं। T जो है ये चूंकि टाइम है, इसके यूनिट्स क्या है? सेकंड्स हैं। R हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है, इसके यूनिट्स क्या है? ओहम्स होते हैं। और C कैपेसिटेंस है, इसके यूनिट्स क्या है? फैरड है। इसका मतलब है टाइम के यूनिट सेकंड किसके बराबर हैं? ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि टाइम जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो सकता है यूनिट्स में, तो दैट इज इक्वल्स टू ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरड। फर्दरमोर यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है फैरड को अगर सेपरेट किया जाए तो ओहम जो है इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो फैरड किसके बराबर आएगा? सेकंड पर ओहम के। इसी तरह स्टूडेंट्स कोई भी यूनिट जो है दूसरी साइड पे प्लेस करके किसी भी यूनिट की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स एक्सप्रेस की जा सकती है। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? वो वाला टाइम जिसमें कैपेसिटर 63 अप्रोक्सीमेटली या स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 63.2% मैक्सिमम चार्ज स्टोर करे। ये हमारे पास चार्जिंग सर्किट है, कैपेसिटर और रेजिस्टर पे ये मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल हो तो कैपेसिटर जो है वो उसकी चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर की जो चार्जिंग होगी वो क्या होगी? स्लो होगी। बड़ी सिंपल सी एनालॉजी है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं इसको। देखें, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कैपेसिटर ज्यादा टाइम यूज करेगा चार्ज होने में। अगर ज्यादा टाइम चार्ज करने में कैपेसिटर टाइम यूज करेगा ज्यादा चार्जिंग के लिए, इसका मतलब है कैपेसिटर क्या हो रहा है? स्लोली चार्ज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए।
चार्जिंग इक्वेशन का पता होना चाहिए। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल रिलेशन, ई की पावर वाला रिलेशन क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल। तो याद रखिएगा कैपेसिटर की चार्जिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ओबे कर रही होती है। फॉर्मूला Q क्या है, इंस्टेंटेनियस चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर होगा, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, T इंस्टेंटेनियस टाइम है, और RC यहाँ पे क्या है, रेजिस्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू। इस फॉर्मूले से कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। अगर T 0 पुट करेंगे यहाँ पे, चार्ज स्टोर जो होगा 0 होगा, मतलब इनिशियली कोई चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर नहीं था, तो Q की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इस फॉर्मूले में RC पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करेंगे यहाँ पे, तो Q जो चार्ज स्टोर आएगा वो तकरीबन 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर 5 टाइम कांस्टेंट 5 RC यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आएगा चार्ज इज इक्वल टू 0.99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, मींस 99 पॉइंट समथिंग % ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हम कहते हैं कैपेसिटर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फुली चार्ज हो चुका है, कितने टाइम कांस्टेंट्स के बाद, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट्स। लास्टली देखिएगा, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कैपेसिटर ने आइडियली अगर फुली चार्ज होना है 100%, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिट पुट करना पड़ती है, उसके करस्पॉन्डिंग Q एग्जैक्टली बराबर आ जाता है Q नॉट के, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। 2 पर्सपेक्टिव हुए फिर यहाँ पे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैपेसिटर कितने टाइम में चार्ज होता है, इट इज चार्ज इन अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम कांस्टेंट, और आइडियली स्पीकिंग कितने टाइम में, इन्फिनिट टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, ये हमारे पास चार्जिंग कर्व्स हैं कैपेसिटर्स की। 2 RC सर्किट्स हैं, एक का RC फैक्टर स्मॉल था, वो जल्दी चार्ज हो गया कैपेसिटर, दूसरे का RC फैक्टर लार्ज था, वो कैपेसिटर स्लोली चार्ज हुआ, उसने ज्यादा टाइम यूज किया चार्ज होने में। स्लोप ऑफ अगर QT ग्राफ की बात की जाए या चार्जिंग कर्व की बात की जाए, MCQ में याद रखिएगा, स्लोप ऑफ द चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कर्व ऑफ कैपेसिटर बराबर होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये क्या कहलाता है, करंट। और इसका स्टेटस याद रखिएगा, बिल्कुल स्टार्ट पे स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होती है और मैक्सिमम होती है। इसको यूं भी याद रखा जा सकता है कि बिल्कुल स्टार्ट पे जब कैपेसिटर अभी चार्ज उसके ऊपर कोई मौजूद नहीं, तो मैक्सिमम चार्ज बैटरी से कैपेसिटर की तरफ जाएगा, क्योंकि चार्ज को कोई हिंड्रेंस बियर नहीं करना पड़ेगी। तो चार्ज जब मैक्सिमम फ्लो करेगा, करंट भी मैक्सिमम फ्लो करेगा इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर पे ऑलरेडी स्टोर्ड चार्ज इनकमिंग चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नया आने वाला चार्ज जो है वो पहले से स्लोली डिपॉजिट होगा। इसका मतलब क्या होगा, पहले से करंट अब जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो क्या होगा, अब पहले से कम हो चुका होगा। तो ये याद रखिएगा, स्टार्ट पे जो है स्लोप की वैल्यू या करंट की वैल्यू पॉजिटिव और मैक्सिमम होती है, और आफ्टर 5 RC प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, 5 RC के बाद कैपेसिटर चूंकि फुली चार्ज हो गया, बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल आपस में बराबर हो गए, तो कोई फर्दर चार्ज फ्लो नहीं कर सकेगा, मतलब स्लोप 0 हो जाएगी, करंट भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। बिल्कुल आइडेंटिकल है चार्जिंग की जैसे। यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वेशन याद करेंगे डिस्चार्जिंग की, Q रिमेनिंग चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है या चार्ज जो डिस्चार्ज होते हुए कैपेसिटर के ऊपर बाकी बच रहा होगा, वो वाला चार्ज इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस T ओवर RC। यहाँ पे भी 4-5 MCQs डिस्कस कर लेते हैं। अगर T 0 पुट करेंगे तो Q जो है वो मैक्सिमम चार्ज के बराबर आएगा, मींस अभी हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज जब करना स्टार्ट ही किया है और इनिशियली फुली चार्ज था, तो T इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम ही आना चाहिए। T इज इक्वल्स टू RC पुट करेंगे इसमें, तो रिमेनिंग चार्ज जो होगा, इंपॉर्टेंट वर्डिंग ये क्या है, रिमेनिंग चार्ज। रिमेनिंग चार्ज कितना बचेगा, 0.37 ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, या इसको कह लें 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। यहां पे याद रखिएगा, अगर यहां पे MCQ में पूछ ले ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आप बताएं कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना डिस्चार्ज हुआ, तो याद रखिएगा डिस्चार्ज होने वाली अमाउंट 63% है। अगर पूछा जाए रिमेनिंग चार्ज कितना है, तो रिमेनिंग चार्ज किसके बराबर है, 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, या इसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिखा जा सकता है 36.8% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। अगर स्टूडेंट्स बात की जाए इन्फिनिट टाइम प्लग इन किया जाए इस इक्वेशन के अंदर, तो Q 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे भी वो वाली बात वैलिड होगी। अगर आइडियली बात की जाए, स्ट्रिक्टली बोला जाए, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में इन्फिनिट टाइम लगेगा, चार्ज होने में भी इन्फिनिट टाइम लगेगा। अगर हमारे पास जो है कैपेसिटर को
चार्ज करना है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली चार्ज या डिस्चार्ज होने के लिए कैपेसिटर जो है वो 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स लेगा। जी स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज और पास पेपर एमसीक्यूज के लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा एमसीक्यू है, फॉर अ कैपेसिटर द रिलेशन C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, इफ वी हाफ द वोल्टेज देन कैपेसिटेंस बिकम्स। अब ये चीज हमने सीखी स्टूडेंट्स लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास इस रिलेशन में देखा जाए Q इज इक्वल्स टू CV रिलेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास C जो था ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। इसका मतलब है अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को हाफ करेंगे, चार्ज स्टोर्ड भी हाफ हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम लेक्चर में सीख चुके हैं कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, ना इसकी वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करेगी, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पूछा गया था इस रिलेशन के अंदर अगर वोल्टेज टर्ब हाफ कर दी जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, यू हैव 20 कैपेसिटर्स विद यू, ईच ऑफ 15 फैरेड, यू नीड अ कैपेसिटर ऑफ 1 फैरेड, यू कैन अचीव दिस बाय। अब हमने क्या करना है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कम अचीव करनी है। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 15 फैरेड है, 20 कैपेसिटर्स हमें गिवन है और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उनके किसी कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग 1 फैरेड कैपेसिटेंस अचीव करना चाह रहे हैं। अगर हमने 1 फैरेड कैपेसिटेंस अचीव करनी है तो हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, C डिवाइडेड बाय N। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर C की वैल्यू यहाँ पे 15 पुट कर दी जाए, 15 ही कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करें, तो हमारे पास 1 फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस का आंसर जो है वो अचीव हो जाएगा। अब ये वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था लेक्चर के दौरान में, ये किस केस में ट्रू था, ये ट्रू था कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। चूंकि ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टर्स की अगर बात की जाए तो वहां पैरेलल के लिए ट्रू था, कैपेसिटर्स के लिए यहाँ पे फिर ये वाला फॉर्मूला किस कॉम्बिनेशन के लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इसका मतलब ये होगा हम 15 कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट अचीव हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या बन जाएगा, 15 कैपेसिटर्स इन सीरीज अटैच करेंगे, ईच ऑफ 15 फैरेड, तो हमारे पास इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 फैरेड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम चार्ज। चार्ज की वैल्यू गिवन है Q की और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जिसपे वो चार्ज स्टोर करता है, दैट इज 10 वोल्ट। पूछा गया है व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड अगर फाइंड करनी है, Q गिवन है और V गिवन है, कौन से वाला बेस्ट फॉर्मूला होगा जो क्विकली रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो हमने पढ़ा हाफ Q मल्टीप्लाइड बाय V। यहाँ पे अगर Q की बात की जाए 10 गिवन है, V की बात की जाए 10 गिवन है, 10 इंटू 10 आ जाएगा 100, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस एमसीक्यू का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज 50 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स, ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसका हमने अभी लेक्चर में पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्पीड जो होगी वो उतनी कम होगी। अल्फा ऑप्शन में लिखा गया है स्मॉलर विल बी द चार्जिंग स्पीड, सो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। बाकी भी देख लेते हैं, ग्रेटर विल बी चार्जिंग स्पीड ये गलत है, जीरो विल बी चार्जिंग स्पीड ये भी गलत है, ग्रेटर विल बी डिस्चार्जिंग स्पीड ये भी सीखा हमने। अगर टाइम कांस्टेंट ग्रेटर होगा तो चाहे वो चार्जिंग स्पीड हो चाहे डिस्चार्जिंग स्पीड हो, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसकी वैल्यू स्मॉलर आनी चाहिए। सो इसका आंसर फिर हमारे पास बेस्ट बन गया अल्फा, जिसमें लिखा गया है स्मॉलर विल बी द चार्जिंग स्पीड। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर का, ओहम मल्टीप्लाइड बाय फैरेड, ओहम और फैरेड की प्रोडक्ट किसके बराबर है। हमने ये लेक्चर में पढ़ा टाइम कांस्टेंट बराबर होता है आरसी के, टाइम कांस्टेंट के यूनिट सेकंड थे, आर के यूनिट ओहम होते हैं, कैपेसिटेंस के यूनिट क्या है, फैरेड। तो फैरेड और ओहम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यूनिट किसके बनेंगे, टाइम के बनेंगे, जो कि क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। सो हमारा एमसीक्यू, इस एमसीक्यू का आंसर फिर बन गया बीटा, जिसमें लिखा गया है सेकंड। दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, होप सो आपको सारे का सारा लेक्चर बड़ी डिटेल में समझ आया होगा और जितने भी एमसीक्यू हमने डिस्कस किए समझ आए होंगे। अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो स्टेप की वर्कशीट्स को लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।